जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सिलेबस के इसरो एवं उसके सहयोगी संगठन के टॉपिक के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम इसरो के प्रमुख मिशनों की चर्चा करेंगे एवं उसके सहयोगी संगठनों को हमारे अगले वीडियो में कवर करेंगे। आइए आज हम देखने वाले हैं इसरो के प्रमुख मिशनों को। इसके अंतर्गत हम इसके पिछले कुछ सफल मिशन जो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एवं आगामी मिशन जो भविष्य में होने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे, जैसे चंद्रयान 3, मंगल ऑर्बिटल मिशन 2 एवं अवतार जैसे शुक्रयान आदि मिशनों की चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं इसरो के प्रमुख मिशन जो कि सफल हो चुके हैं एवं बहुत प्रमुख रहे हैं। इनमें हम चर्चा करेंगे चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2, मॉम ऑर्बिटल मिशन, नाभिक मिशन एवं गगनयान के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं चंद्रयान प्रथम के साथ। चंद्रयान प्रथम इसरो का पहला स्पेस मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी भी है। यह पूरी सदी की सबसे बड़ी खोज थी। इसी मिशन ने पूरी दुनिया में इसरो की धाक जमाई। इसरो के इस चंद्रयान मिशन को अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही 2003 में स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद इसरो के विभिन्न सेंटर्स के वैज्ञानिकों ने इस मिशन में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए कई तरह के रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी बनाए। साथ ही पहली बार डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि भारत का पहला ही ऐसा कोई मिशन था जो कि इतनी दूर जा रहा था। तब बड़े पैमाने पर बड़े एंटीने वाले डीप स्पेस नेटवर्क को तैयार किया गया ताकि सुदूर अंतरिक्ष में भी संपर्क को स्थापित किया जा सके। यह सब करने में 5 साल लग गए। अब बारी आई कि इसे किससे भेजा जाए। तो जब PSL भी इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट था जिसने 2008 में ही एक साथ 29 उपग्रह को लॉन्च किया था। इसीलिए 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें 11 पेलोड्स भेजे गए। इन पेलोड्स में 5 पेलोड्स भारतीय थे। 8 नवंबर 2008 में ही चंद्रयान प्रथम चंद्रमा की पहली कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके बाद 4 चक्कर लगाने के पश्चात 12 नवंबर 2008 को चंद्रयान प्रथम सबसे करीब चांद के पहुंच गया। चंद्रयान ने करीब 11 महीने काम किया। हालांकि इसकी कार्यावधि 2 वर्ष होनी थी, लेकिन 11 माह तक ही यह काम कर पाया। इसके लिए बजट 380 करोड़ व्यय किया गया था। यदि हम बात करें कि चंद्रयान प्रथम किस लक्ष्य के हेतु भेजा गया था, उसका क्या लक्ष्य था, तो चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में रहकर ही जानकारियों को जुटाना चंद्रयान प्रथम का लक्ष्य था। आइए हम बात करते हैं कि चंद्रयान प्रथम की उपलब्धियां क्या क्या रहीं। तो हम देखते हैं कि चंद्रयान प्रथम ने यह बताया कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। ये उस समय की सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद लगभग 3400 चक्कर लगाने के दौरान ही चंद्रयान प्रथम ने करीब 70,000 3D इमेज खींची। इन तस्वीरों में चांद के 70% हिस्से को कवर किया। यह उस समय का एक रिकॉर्ड था। चंद्रयान प्रथम ने टेरेन मैपिंग कैमरे की मदद से पहली बार चांद की चोटियों और गड्ढों की तस्वीर ली। पहली बार चांद की सतह पर सौर तूफानों के प्रभावों का अध्ययन किया चंद्रयान प्रथम ने। इसके बाद 25 मार्च 2009 को चंद्रयान प्रथम ने पृथ्वी की एक सुंदर तस्वीर खींचकर भेजी। साथ ही चंद्रयान प्रथम ने ही बताया कि चंद्रमा की सतह पर मैग्नीज, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की मौजूदगी भी है। ये सब चंद्रयान प्रथम के बारे में था। अब आइए बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन था जो कि वैज्ञानिक परीक्षण हेतु दक्षिण ध्रुव पर भेजना था। चंद्रयान 2 से चांद की भौगोलिक सतह संरचना, भूकंपीय स्थिति, खनिजों की मौजूदगी एवं उनके वितरण का पता लगाने हेतु सतह की रासायनिक संरचना, ऊपर की मिट्टी का ताप, भौतिक विशेषताओं का अध्ययन आदि करना था। इसके लिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था।
यदि हम बात करें कि किस यान से प्रक्षेपित किया गया, तो ये वर्तमान में इसरो का सबसे बलशाली GSLV Mark 3 D2 से भेजा गया। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया था, जिसके लिए सरकार ने 978 करोड़ का व्यय किया था। इतना बजट इसके लिए अलॉट किया था। यदि हम बात करें कि चंद्रयान 2 के लक्ष्य क्या क्या थे, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा की संरचना को समझने के लिए, वहाँ पर मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए एवं उनका वितरण के बारे में जानने के लिए व्यापक स्तर पर इन सीटू अध्ययन करना, साथ ही चंद्रमा के चट्टानी भाग का विस्तृत 3D मैपिंग करना एवं चंद्रमा के आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व, डेंसिटी, सतह की प्लाज्मा के वातावरण का अध्ययन भी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि खोज करना कि कितनी मात्रा में चंद्रमा पर पानी है, इसलिए चंद्रयान 2 भेजा जा रहा था। आइए अब हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 के कौन कौन से भाग थे जो वहाँ पर जाकर कार्य करेंगे। तो हम देखते हैं कि मुख्यतः 3 भाग थे, जिनमें ऑर्बिटर, रोवर एवं लैंडर काम करने वाले थे। यदि हम थोड़ी इनके विस्तार की बात करें, क्योंकि 3 मार्कर में यह पूछा जा सकता है, तो हम 3 मार्कर के हिसाब से ही इनको देखेंगे। यदि हम बात करें कि ऑर्बिटर क्या था, तो ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करने के लिए एवं पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर के बीच में संपर्क को स्थापित करने के लिए कड़ी के रूप में कार्य करने वाला था। ये ऑर्बिटर था। ये वहाँ से स्कैन करता चंद्रमा की सतह को एवं लगातार पृथ्वी पर इसके संकेत भेजता, स्कैनिंग और मैपिंग के साथ। आइए अब हम बात करते हैं लैंडर की। लैंडर यानी जो कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर उतारता। तो लैंडर, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया था, यह सफल लैंडिंग कराने हेतु तैयार किया गया था। अब हम बात करते हैं रोवर प्रज्ञान की। तो रोवर प्रज्ञान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 6 पहिया वाहन था। इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था क्योंकि यह ज्ञान को बटोरने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला था। ये ऐसा वाहन था जो कि चंद्रमा की सतह पर गमन करता एवं वहां के आंकड़ों को एकत्रित करता। ये चंद्रयान 2 के प्रमुख भाग थे। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था, फेल ऐसे हो गया था कि एंड टाइम पर कुछ 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर जाकर ही ऑर्बिटर का इसरो से संपर्क टूट गया था। इसलिए उसका बाद में कुछ पता नहीं चल पाया कि चंद्रयान 2 मिशन का क्या हुआ। तो आइए देखते हैं कि यह कितना सफल या असफल रहा था। तो इसरो के प्रमुख के सिवान का कहना है कि चंद्रयान 2 मिशन लगभग 95% सफल रहा है, क्योंकि इसका ऑर्बिटर अभी भी हमको लगातार जानकारियां भेज रहा है। यह बता रहा है कि चंद्रमा के आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की अस्थायी उत्पत्ति का कारण क्या है। साथ ही चंद्रमा के न्यूट्रल बाहरी वातावरण तथा इसकी संरचना तथा उतार चढ़ाव का इन सिटू अध्ययन प्रदान कर रहा है। साथ ही चंद्रमा के क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जमने वाली बर्फ यानी पानी की मात्रा कितनी है, इसके साथ खनिज आधारित मानचित्र ऑर्बिटर पृथ्वी पर चंद्रमा के भेज रहा है। ऑर्बिटर ने ही डिजिटल एलिवेशन मॉडल को पृथ्वी पर भेजा एवं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, लोहा जैसी प्रमुख खनिजों के बारे में भी यह हमें जानकारी प्रदान कर रहा है। साथ ही यह चंद्रमा की सतह का नक्शा भी तैयार कर रहा है। इस तरह चंद्रयान प्रथम बहुत सफल साबित हुआ। आइए अब हम देखते हैं इसरो के एक और बहुत ही प्रमुख मिशन के बारे में, जिसका नाम था मंगल मिशन या मंगलयान, जिसे कहा जाता है मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगल कक्षेत्र अभियान। ये इसका सांकेतिक चित्र है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मॉम के बारे में। मंगल कक्षेत्र अभियान भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था, जिसमें एक कक्षीय यान को मंगल ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने हेतु अभिकल्पित किया गया था। इसे 5 नवंबर 2013 को
लगभग 2:30 बजे रात को भेजा गया था। यदि हम बात करें कि किस यान से भेजा गया था, तो इसे PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचने के साथ भारत विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया था। अगर हम बात करें कि मॉम मिशन किस उद्देश्य के लिए हेतु भेजा गया था, तो हम पाते हैं कि मंगल ग्रह की सतह का स्वदेशी उपकरणों की सहायता से अन्वेषण करने हेतु एवं उसकी सतह की विशेषताओं का पता लगाने हेतु मॉम मिशन को भेजा गया था। आइए बात करते हैं कि मॉम मिशन ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल मिशन ने मीथेन गैस की मात्रा को बताया, साथ ही इसके स्रोतों को भी बताया। इसने सतह का तापमान, उत्सर्जकता यानी एमिशन एवं माइनरोलॉजी के बारे में भी मानचित्रण प्रदान किया है। साथ ही इसने बताया कि ऊपरी वातावरण में ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोजन की मात्रा क्या है। इसने एक्सोस्फीयर में अनावेशित कणों की संरचना का विश्लेषण प्रदान किया। ये सब मॉम मिशन के प्रमुख कार्य थे। अब देखते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। यदि आपको मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि मार्स ऑर्बिटल मिशन या मंगलयान की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, तो आप इन प्रमुखों को लिखने के बाद बाकी कार्यों को लिख सकते हैं। यह आपके उत्तर को सटीक बनाएगा। आइए देखते हैं उपलब्धियां कौन कौन सी थीं। पहली उपलब्धि तो यही थी कि इसको 6 माह की कार्यावधि के लिए भेजा गया था, लेकिन यह अभी भी कार्य कर रहा है। इसने मंगल ग्रह की लगभग 1000 तस्वीरें भेजी हैं, जो कि उसकी संरचना का आकलन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। साथ ही इसने बताया है कि मंगल पर एक बर्फ की चादर है, जो कि समय के साथ घटती एवं बढ़ती रहती है। ये सब मंगल मिशन के बारे में था। आइए अब हम बात करते हैं सबसे प्रमुख टॉपिक इस वीडियो का, नाविक। नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। इससे पहले हम आपको नाविक एवं IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन को बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, IRNSS यानी भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसरो के द्वारा विकसित पूर्णतः भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। ठीक है, ये समझ गए हैं कि ये क्या है, उपग्रह प्रणाली है, जिसका नाम हमने नाविक दिया है। मतलब IRNSS ही नाविक है, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने नाविकों को समर्पित करते हेतु इसका नाविक नाम दिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नाविक के बारे में। नाविक का प्रथम उपग्रह 2013 में भेजा गया था, जिसका नाम IRNSS फर्स्ट ए था। इसमें अभी तक कुल 9 उपग्रह भेजे गए हैं, जिनमें की कार्यकारी 7 ही हैं। इन 7 उपग्रहों में से 3 तो भू स्थिर कक्षा में हैं और 4 भू समकालिक कक्षा में। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये कक्षाएं क्या होती हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर तक पृथ्वी की निम्न कक्षा होती है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। यदि 36,000 किलोमीटर की बात करें तो हमको 2 कक्षाएं पढ़ने को मिलती हैं, एक भू समकालिक, एक भू स्थिर। जिसमें भू स्थिर कक्षा में उपग्रह जो होते हैं वो भू मध्य रेखा के सीध में स्थापित किए जाते हैं, और जियो स्टेशनरी यानी भू समकालिक में किसी एक बिंदु के परितः स्थापित किए जाते हैं, जो कि हमें हमेशा उसी स्थान पर दिखाई देते हैं। संचार उपग्रह आदि भू समकालिक कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भू स्थिर और भू समकालिक कक्षाएं क्या हैं। अब बात करते हैं नाविक के बारे में। तो नाविक का सबसे अंतिम उपग्रह यानी IRNS-I को 2018 में भेजा गया है। नाविक दक्षिण एशिया के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करेगा, यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि नाविक की कार्यप्रणाली क्या है, यह किस कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि ये जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, इनमें 2 पेलोड्स प्रमुख हैं। पहला है नेविगेशन पेलोड, जो कि
हमें हमारी स्थिति को बताएगा कि हम कहाँ पर हैं। दूसरा है रेंजिंग पेलोड, जो कि दूरी का आकलन करेगा। इस तरह उपग्रह 2 माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी L5 और S5 का उपयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा कुल 2 प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नाविक हमें 2 सेवाएं प्रदान करेगा। एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जो कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की स्थिति को बताएगी एवं सभी लोग इसे एक्सेस भी कर सकेंगे। दूसरी सेवा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, जो कि कुछ प्रमुख कार्यों के लिए ही अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही उपयोग की जा सकेगी। इसमें सेना, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय आदि के लिए काम किया जा सकेगा। ठीक है, इन सबको मूर्त रूप देने के लिए ही इसरो ने 18 कार्यशालाएं स्थापित की हैं, जो कि सीधे नाविक को संचालित करेंगी। आइए अब हम देखते हैं कि IRNSS के अनुप्रयोग क्या हैं। संभावनाएं हैं कि IRNSS के अनुप्रयोग यानी नाविक के अनुप्रयोग ही पूछे जाएंगे। इसे आप बहुत अच्छे से देखें। तो देखते हैं IRNSS क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहला है कि स्थलीय एवं हवाई समुद्री नेविगेशन को संचालित करेगा, साथ ही आपदा प्रबंधन में हमारी मदद करेगा, वाहन को ट्रैक करने में और बेड़े प्रबंधन अर्थात समुद्री बेड़ों को प्रबंधित करने में यह हमारी सहायता करेगा। यह समस्त मोबाइल फ़ोनों को एकीकृत करेगा ताकि सटीक समय में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके द्वारा मैपिंग और जियोडेटिक कैप्चर किया जाएगा। जियोडेटिक कैप्चर अर्थात पृथ्वी के डेटा को एकत्र किया जाएगा या खींचा जाएगा, फ़ोटो खींची जाएंगी। यह यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन में सहायता करेगा, अर्थात परिवहन में हमें बताएगा कि हम कहाँ पर हैं, जैसे कि हमारा GPS काम करता है, ये भी GPS की तरह ही कार्य करेगा। यह ड्राइवरों के लिए दृश्य एवं आवाज़ नेविगेशन प्रदान करेगा, यानी कि हम सुन सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जा रहे हैं। ये IRNSS के उपयोग थे। अब ये सब पढ़ने के बाद आपके मन में नाविक एवं GPS के बारे में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया होगा कि GPS क्या है और नाविक क्या है, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि नाविक क्या है और GPS क्या है। नाविक तो जैसे कि हमने बताया कि यह IRNSS है, यानी इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब भारत का ही एक क्षेत्रीय GPS है। अब बात करते हैं GPS ही क्या है। तो GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो कि अमेरिका द्वारा रक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। यह GNSS है, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क, जो कि संपूर्ण विश्व में हमको हमारी स्थिति का पता बताएगा। जैसे यदि आप अंटार्कटिका में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, आर्कटिक सागर में हैं, अंटार्कटिका में हैं, यूरोप, अमेरिका, जहाँ भी हैं, यह आपको सभी जगह सेवाएं प्रदान करेगा। ये GPS है, जो कि हमारे मोबाइल में अभी काम कर रहा है। अब बात करते हैं नाविक क्या है। तो नाविक भारत का क्षेत्रीय ही सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि सिर्फ भारत एवं दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्रों को कवर करेगा। यहाँ पर हमको हमारी स्थिति बताएगा। ये हमारे लिए विश्वसनीय है। भारत सरकार का आधिकारिक होगा, लेकिन ये हमारे लिए आधिकारिक वर्तमान में नहीं है। कुछ समय बाद मोबाइलों में इसका उपयोग भी किया जाने लगेगा। चलिए अब आते हैं गगन पर। गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन भारतीय क्षेत्र में प्रयोक्ताओं की स्थिति को निर्धारित करने के लिए तथा दिशा निर्देशन के साथ काल मापन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक स्वतंत्र उपग्रह आधारित दिशा निर्देशन तंत्र को डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। आइए बात करते हैं कि गगन है क्या। तो गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है, यानी मुख्यतः यह हवाई जहाज़ों के नेविगेशन हेतु तैयार किया गया है। इसे इसरो एवं AAAI अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 2010 में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य हम बता चुके हैं कि हवाई यातायात को सुलभ बनाना है। देखते हैं यह किस क्षेत्र को कवर करेगा। तो यह भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका के बीच के क्षेत्र को कवर कर सकेगा। यहाँ पर हमको सेवाएं प्रदान कर सकेगा। इसका उपयोग हवाई यातायात, जलयान, रेल, सड़क यातायात के साथ वायुसेना, सर्वेक्षण, मानचित्रण, कृषि आदि के कार्यों में इसका प्रयोग हम
कर सकेंगे। गगन के लिए ही भारत से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने संपर्क साधा है। इसको तैयार करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने 750 करोड़ की लागत लगाई है। आइए अब हम बात करते हैं इसरो की भावी परियोजनाएं क्या हैं। भविष्य में इसरो आदित्य L1, गगनयान, शुक्रयान, अवतार, मंगलयान 2 एवं चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने वाला है। आइए हम एक एक के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले आदित्य L1 को। तो इसरो का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है सोलर प्रोब मिशन, जिसको आदित्य L1 नाम दिया गया है। यह सूर्य के बेहद नज़दीक जाकर जरूरी जानकारियों को एकत्रित करेगा। यह सूर्य के वर्णमंडल, किरीट, कोरोना आदि की जानकारियां प्रदान करेगा। साथ ही यह सूर्य की इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच करेगा और उसके आंकड़े भारत तक भेजेगा। इसरो ने जानकारी दी है कि यह 2020 के अंत तक इसे प्रक्षेपित करेगा, लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए ये संभावनाएं सफल होती नहीं दिख रही हैं। फिर भी ठीक है, इसे 2020 तक इसरो ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है। इससे पहले नासा के द्वारा भी पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य की अध्ययन के लिए भेजा गया है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। इसरो के प्रमुख के सिवान ने पुष्टि की है कि इसरो चंद्रयान 3 की परियोजना पर कार्य कर रहा है, जिसे हम 2021 तक प्रक्षेपित करेंगे। इसमें भी चंद्रयान 2 की तरह लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर मिशन होंगे। यह चंद्रयान 2 की असफलता को सफलता में बदलने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, ये भी वही काम करेगा जो चंद्रयान 2 करने वाला था। आइए अब हम बात करते हैं मॉम मिशन 2 यानी मंगलयान मिशन 2 के बारे में। मंगलयान की सफलता के बाद मंगलयान 2 इसरो द्वारा भेजा जाएगा। मंगलयान की सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया था जिन्होंने मंगल पर सफलतापूर्वक कोई मिशन पूरा किया था। मंगलयान 2 में भी ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों ही शामिल किए गए थे, जो कि मंगल की सतह पर उतरकर जरूरी आंकड़ों को भेजेंगे। यदि हम बात करें कि इसका प्रक्षेपण समय क्या रखा गया है, तो इसरो ने कहा है कि 2021 से 22 के बीच में हम इसको प्रक्षेपित करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं गगनयान। गगनयान क्या है, ये इसरो द्वारा क्यों भेजा जा रहा है? तो गगनयान 2021 में भेजा जाने वाला है। यह इसरो का यानी भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्षयान मिशन होगा, अर्थात इसमें मानवों को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र इसी का हिस्सा है। व्योम मित्र अर्थात एक रोबोट महिला बनाई गई है जो कि इसमें भेजी जाएगी, जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए अब हम देखते हैं इंडियन वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्र मिशन क्या होने वाले हैं। तो इसरो शुक्रयान को भी भेजने के प्रयास कर रहा है। यह शुक्र ग्रह की सतह का अन्वेषण करने हेतु भेजा जाएगा, जिसे इसरो 2023 तक प्रक्षेपित करेगा। आइए बात करते हैं अवतार की। तो यह एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांसफॉर्मिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन का संक्षिप्त नाम है। इस मिशन को इसरो के साथ DRDO भी काम कर रहा है तैयार करने के लिए। इसमें इसके अंतर्गत रियूजेबल स्पेस प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसके द्वारा स्पेस के मिशनों में होने वाले अत्यधिक खर्च को कम किया जा सकेगा एवं बहुत सारे कार्यों को एक साथ संपादित किया जा सकेगा। इसरो ने आधिकारिक रूप से 2025 तक इसे तैयार करने हेतु निर्धारित किया है। 2025 तक ही इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। यह परियोजना पूरी होने के साथ भारत उन 3 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्हें यह महारत हासिल है, अर्थात अमेरिका, रूस एवं चीन। आइए हमने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं जिनको आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। 3 मार्कर में आप लिखें गगन, चंद्रयान 2, 5 मार्कर या 6 मार्कर में लिख सकते हैं नाविक, नाविक के अनुप्रयोग। 11 मार्क्स में लिखें इसरो के प्रमुख मिशनों की चर्चा कीजिए। मैं थोड़ा सा बता दूं, इस प्रश्न को आप भविष्य के एवं आगामी मिशनों के साथ वर्तमान मिशनों को लिखेंगे,
जिनमें कि फ्लो डायग्राम अनिवार्य होगा। इन उत्तरों को लिखकर आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए अंत्योदय एकेडमी धन्यवाद करती है। साथ ही आप हमारे चैनल को यहाँ पर दिए गए बटन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।